नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का बजट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। कुछ घंटों के बाद देश का बही खाता सबके सामने होगा। देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है बजट और बजट से पहले आज देश का आर्थिक सर्वे पेश किया गया। क्या है आर्थिक सर्वे में और देश के बजट से जनता को कितनी है उम्मीद, बात करेंगे आज के बजट स्पेशल में। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। जिसका था इंतजार, उसकी हो गई शुरुआत। होने वाली है तोहफों की बौछार। वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा। किसान जवान सबको तोहफा मिलेगा। महिलाओं और मिडिल क्लास का भी दिल खिलेगा। इस बार के आर्थिक सर्वे में भारत की ग्रोथ बता रही है कि भारत दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है। 7% विकास की रफ्तार से दौड़ेगा भारत। मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड आज संसद में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। बजट सत्र की शुरुआत में ही राष्ट्रपति ने देश की उपलब्धियां गिनाई। उसके बाद वित्त मंत्री ने देश का आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसमें बताया कि देश कोरोना महामारी से बाहर निकल चुका है और विकास के पथ पर दौड़ रहा है। महंगाई दर के नरम रहने की संभावना है। एफडीआई में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 3 तिमाहियों में जीएसटी राजस्व 13.40 लाख करोड़ रहा है। सकल का राजस्व में 15.5% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में जीडीपी दर 6.8% होने की उम्मीद है। 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है। एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज में जबरदस्त उछाल आया है। एफडीआई में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 2022 में $21.3 बिलियन एफडीआई प्रवाह है, जो कि 2021 के मुकाबले 2022 में 76% ज्यादा है। कल मोदी सरकार अपना 10वां अंतरिम पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इसके बाद अगले साल चुनाव के कारण पूर्ण बजट पेश नहीं होगा, इसलिए इस बार के बजट में कुछ बड़ा होने वाला है। देश के किसान, नौकरी पेशा बिजनेसमैन, सबके लिए कुछ न कुछ वित्त मंत्री के पिटारे से निकलने की उम्मीद है। मिडिल क्लास जहां सरकार से टैक्स में छूट मांग रहा है, वहीं महिलाएं अपने लिए कुछ खास योजनाएं चाहती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार सबको खुश करने वाला बजट लाएगी या भविष्य को देखकर ही योजनाएं बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सबसे पहले आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि क्या होता है आर्थिक सर्वे। देखिए, बीते साल का हिसाब किताब ये होता है जिसमें इकोनॉमी की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। उसके साथ साथ नए वित्तीय साल का पूरा एक्शन प्लान इसमें होता है। देश के लिए आने वाली आर्थिक चुनौतियों पर बड़ा मंथन इसमें किया जाता है, यानी कि कौन से ऐसे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और फिर उनसे किस तरह से आगे निपटा जाएगा, इसको लेकर जो तस्वीर है वो साफ होती है। किस सेक्टर से कितनी कमाई हुई, इसकी जानकारी दी जाती है। कौन सी योजनाएं किस तरह लागू हुई, इसकी जानकारी दी जाती है। इकोनॉमिक सर्वे बजट का मुख्य आधार है। आप कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है, यह पता चल जाता है इकोनॉमिक सर्वे से। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट का मुख्य आधार है। इसमें एक तरह की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। अब आपको बताते हैं कि आर्थिक सर्वे कब शुरू हुआ और कैसे इसे पेश किया जाता है। 1950 में आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत हुई। 1951 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में यह तैयार किया जाता है। अंतिम रूप देने के बाद वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो 1950 से इसकी शुरुआत हुई। अंतिम रूप देने के बाद वित्त मंत्री द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है और बजट पेश होने से एक दिन पहले इसे सदन में रखा जाता है। अब होम लोन और टैक्स को लेकर सरकार से क्या मांग है विशेषज्ञों की, पहले आप बात सुनिए इसको लेकर। पहले मैं सबसे करंट जो दुखती रग है उसकी बात करूंगा। सेक्शन 24B के अंडर 2 लाख रुपए की छूट मिलती है किसी भी होम बायर को टैक्स पे। आज की डेट में पिछले 1 साल में, सवा साल में जिस तरीके से MCLR बढ़ा है, उतनी ही परसेंटेज में ये अमाउंट बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट जो हम उम्मीद रखते हैं ये 3 लाख रुपए हो जाना चाहिए जो टैक्स की छूट है ऑन दैट। आज की डेट में जितने भी बायर्स हैं, एक सेंटिमेंट ड्रिवन इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा। जितना भी रेट ऊपर जाता जा रहा है, जितना भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता जा रहा है होम लोन का, डैम्पन होता है
किसी भी होम बायर के लिए वो एक जो पूरा सेंटिमेंट है वो खराब होता है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में तो काफ़ी कुछ चेंजेस अभी होने चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी काफ़ी पुरानी है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन पुरानी थी, आज की डेट में वो रिवाइज होनी चाहिए, क्योंकि उस अफोर्डेबिलिटी के अंदर कोई भी मकान बनाना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। आफ्टर कोविड जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो मैनीफोल्ड चेंज हो चुकी है। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर अब अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करने वाले लोग बहुत कम बचे हैं, या बचे हैं तो वो करके पूरा डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो कारपेट एरिया और प्राइस दोनों रिवीजन की जरूरत है। तो देश की आधी आबादी है, देश की महिलाएं बजट को लेकर क्या कह रही हैं, उनके मन की बात सुनिए। स्टार्टअप फंडिंग को लेकर जो भ्रांतियां हैं और जो उनको करना पड़ता है मेहनत एक स्टार्टअप को फंड करने के लिए, एक फंड रेज करने के लिए, उसके लिए सरकार कुछ ऐसी योजनाएं शुरू करे जिससे कि उनको इजीली अवेलेबल हों फंड्स। हम लोगों की टोटल पॉपुलेशन में 50% महिलाएं हैं और उन सभी का काफ़ी बड़ा योगदान है जीडीपी में भी, लेकिन जो वो काम घर के अंदर करती हैं और जो बाहर के लिए करती हैं उनका उसके अंदर में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है। इस साल भी एक तरफ में जहां वर्ल्ड ओवर हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया को अपना जीडीपी मेंटेन करने के लिए इंक्रीजिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसको बूस्ट करना होगा। जितनी भी फंडिंग्स हो रही हैं वो सारे अर्बन एरियाज तक ही सीमित हैं। रूरल एरियाज में भी हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो छोटे छोटे लेवल पे काफ़ी सारे काम कर रही हैं, लेकिन उन तक वो फंडिंग नहीं पहुंच पा रही है। टैक्स स्लैब्स, हम लोगों को कितना टैक्स पे करना चाहिए, सब्जी, हम इन सब के क्या, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हम एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं वो है महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल बजट होना चाहिए। आज की टाइम की आवश्यकता है कि गोल्ड पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है सबसे पहले वो कम करी जाए, बिकॉज डॉलर वैल्यू भी बढ़ चुकी है। सो द डिस्पैरिटी जो है बिटवीन द गोल्ड वैल्यू इन इंडिया एंड गोल्ड वैल्यू आउटसाइड बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। उससे लगता है कि हम रिकवर नहीं कर पाए हैं एक साल के अंदर कोविड से। पिछले साल ETGSC जिसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी बोलते हैं, 500 रुपये भी कम है सब्जी वगैरह लेकर आने के लिए। इतना ज़्यादा महंगा हो गया है सब कुछ। अगर 5 जनों का परिवार है तो उसमें 500 रुपये की सब्जी भी मतलब इट्स नॉट इनफ, मतलब वो पड़ता नहीं खाता पूरा। और उसके अंदर में आपके फ्रूट्स हैं वो इतने महंगे हो रहे हैं। एक नॉर्मल सा आप कोई डब्बा ले लो, चेरी का डब्बा ले लो, वो अभी मैंने उस दिन पूछा तो वो 800 रुपये का एक डब्बा था, छोटा सा डब्बा। जो हम कमाई कर रहे हैं जब वही पूरी नहीं पड़ेगी तो आजकल के बच्चों के शौक पिज्ज़ा के भी हैं, चाउमीन के भी हैं, उनको सब कुछ चाहिए। आप कब तक अपने बच्चों को कहोगे नहीं बेटा आज ये नहीं, अभी मेरा बजट नहीं है, ऐसे थोड़ी ना कहोगे। अब जो आज के टाइम पर जो ये ओपन मार्केट हो गया है जहां पर हर सब्जी वाला अपनी खुद की सब्जियों के दाम लगा रहा है, मैं गृहिणी होकर तो सोच भी नहीं सकती। मतलब पहले एक ऐसा था कि सरकार ने बना रखा था कि इतने तक की हम एक ये सब्जी दे सकते हैं। तो हर रोज हम अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे थे, हेल्थ, रक्षा, कृषि और शिक्षा। ये सेक्टर्स क्या उम्मीद रखे हुए हैं इस बार के आने वाले बजट को लेकर, और आज हम आम बजट की बात करेंगे। आज हुए आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे जिसे पेश किया गया, और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अखिल स्वामी हैं अर्थशास्त्री, और कुणाल गुप्ता जी जो अर्थशास्त्री हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में अखिल स्वामी जी आपसे कर रही हूँ। अब इकोनॉमिक सर्वे में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.8%, IMF के जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी पॉजिटिव हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना काल में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो ग्रोथ स्टोरी है वो कैसी नजर आ रही है? पॉजिटिव इंडिकेशंस ही हैं सब। देखिए, 2-3 चीजों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पहली बात यह है कि जीडीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीपी पर कैपिटा। हमारा देश जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। दूसरी चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं कि जो रूरल और अर्बन डिवाइड हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाते जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन लाते जा रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़कें बना रहे हैं, लेकिन जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जिससे हमारी देश की 60% जनसंख्या की आमदनी बढ़े। अगर हम कोल्ड चेन्स बनाते, अगर हम वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाते, अगर उनका फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स हम लगाने का प्रयास करते। और दूसरा पक्ष जो मैं देखता हूँ कि ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है जो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से बहुत बढ़ गया है, कि अगर हम गांवों के अंदर स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स का इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो ये जो एक अर्बन स्लम्स बनते जा रहे हैं,
लोग जो है गांव छोड़ के शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, कृषि में अपना ध्यान नहीं दे पा रहे। और आपने कोविड में 2 साल के पीरियड में देखा होगा कि वही एक क्षेत्र है जिसने हिंदुस्तान को बचाया था। तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो अर्बन रूरल डिवाइड है उसको पाटने की जरूरत है। जीडीपी को बढ़ाने के बजाय हमको ये देखना है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर हो और गरीब और जो नीचे की क्लास है उस पे इनकम ज्यादा बढ़े। ठीक है, आपने जो पॉइंट ये रखा है कि जो रूरल इकोनॉमी है कहीं ना कहीं वो इग्नोर हो रही है। कुणाल गुप्ता जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि अभी भी हमारे देश की जो लगभग 50% आबादी कहें तो वो कृषि पर आधारित है और ऐसे में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए कल आने वाले बजट में? आई थिंक सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्वामी जी का कहना बिल्कुल कथन सही है कि रूरल इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता हमारे किसी भी बजट के ऊपर। और कहीं ना कहीं सरकार भी क्या चाहती है कि बड़ी स्पीड से इकोनॉमी ग्रो करे। अब वो एसएमई जो सेक्टर होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो होता है, या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता है, कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जो हमारे विलेज एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो इकोनॉमी को बड़ी तीव्रता के साथ नहीं ग्रो कर सकते। ये तो सच्चाई है, लेकिन सरकार को ये भी जानना पड़ेगा कि उनको ग्रो करे बिना भी भारत की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं होगी। बिना स्ट्रांग फाउंडेशन के आप ग्रो करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन की मार में मर जाएंगे। जैसे आज तक इंडिया बचा रहा है ग्लोबल रिसेशंस के थ्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल कंजम्पशन बड़ी स्ट्रांग है, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक कंजम्पशन दोनों बहुत स्ट्रांग है। हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर नहीं है। सो यद्यपि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, जिसमें क्या कहते हैं इंपोर्ट हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा कम है, वो हमारा लगभग 50% से ज़्यादा गिर गया है। दैट मीन्स कि हमारा एक्सपोर्ट और कम हुआ है और हमारा इंपोर्ट और बढ़ गया है। वो होने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी बड़ी स्टेबल है, हमारे करेंसी नहीं गिरी है। हमारी करेंसी ना गिरने से लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है भारतवर्ष को। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई है। अगर मैं ये देखूंगा तो विलेज इकोनॉमी से ज्यादा मेरे लिए इस टाइम पे टेक्नोलॉजी डिवाइड, बिल्कुल यही लोगों के दिल की बात है, जो बेरोजगारी है और इन्फ्लेशन है, महंगाई, इसको कैसे काबू में किया जाएगा, क्या इस पर राहत मिलेगी, इस पर मैं जरूर आपसे कमेंट लूंगी। लेकिन इस बीच और आंकड़े भी हम दिखा देते हैं दर्शकों को। जीडीपी ग्रोथ पर आईएमएफ का जो अनुमान है, देखिए आईएमएफ ने भारत की विकास दर 2022 में 6.8% रहने का यह अनुमान लगाया था। 2023 में 6.1% लगाया और 2024 में 6.8% लगाया है। तो ये आंकड़े भी आपके लिए समझने जरूरी हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 2023 में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ देगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की ग्रोथ रेट को दुनिया में सबसे ज्यादा बताया है। 2023 में जहां भारत की ग्रोथ रेट 6.1% होगी, वहीं अमेरिका की मात्र 1.4%। देखिए कितना फासला है। जो डेवलप्ड नेशंस हैं, अब जो विकसित देश हैं, उनसे कहीं ज्यादा तेज गति के साथ हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को दर्शाता है। जो चीन की ग्रोथ रेट है वो 5.2%, जर्मनी की ग्रोथ रेट 0.1%, फ्रांस की ग्रोथ रेट 0.7% और ब्रिटेन की -0.6%। देखिए वो नेगेटिव में जा रही है। तो उस हिसाब से जो भारत के जो ग्रोथ फिगर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बताते हैं कि पिछले 5 साल में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है। अब इन आंकड़ों पर भी जरा आप नजर डालिए। साल 2018-19 की जब हम बात करते हैं तो भारत की ग्रोथ रही 6.5%। 2019-20 में भारत की ग्रोथ रही 4%, लेकिन फिर कोरोना की महामारी की वजह से 2020-21 में भारत की ग्रोथ नेगेटिव में चली गई, -7.3%, और 2021-22 में भारत की ग्रोथ रही 8.7%, 8.7%, और 2022-23 में हो गई 6.8%। तो ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं। 5 साल में जो जीडीपी ग्रोथ रही है और आगे के लिए जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो भी पॉजिटिव ही हैं। भले ही वो फिगर्स में ज्यादा नजर ना आए, लेकिन कोरोना के बाद जो मंदी नजर आ रही है पूरी दुनिया में, भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा, ये आर्थिक सर्वे कह रहा है। अब भारत की महंगाई दर 2022 में कितनी रही आपको वो भी बता देते हैं। जुलाई में 6.70%, अगस्त में 7.41%, सितंबर में 7.41%,
अक्टूबर 6.77%, नवंबर में इसमें थोड़ी सी ये आप देख रहे हैं गिरावट आई 5.88%, दिसंबर में 5.72%, यानी कि ये भी पॉजिटिव साइड पे जा रही है। लेकिन महंगाई की मार जो इस साल पिछले साल देखने को मिली है उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और सबसे बड़ा सवाल उनके मन में यही है, क्या महंगाई के फ्रंट पर, महंगाई के मोर्चे पर उन्हें राहत मिलेगी। अब बजट से क्या उम्मीद लगा रही हैं मुंबई की महिलाएं, उनकी बात सुनिए। के लिए बहुत कठिन है आज की तारीख में, क्योंकि जो दुनिया जहाँ जा रही है मॉडर्निटी फैशन इसमें, उस हिसाब से गरीब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। कि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो फैब्रिक है उनके हिसाब से मिलना चाहिए और सब लोगों को मिलना चाहिए कपड़ों के भी। कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई बजट जा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इजीली। 2 BHK 3 BHK के फ्लैट्स का बजट नॉर्मली 50 से 60-70 लाख का होता है। अब 2 BHK का भी देखोगे आप तो आपका 70 से 75 लाख रुपए की रेंज में आता है। तो थोड़ा सा ये है कि बजट कम होना चाहिए। कि ना पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था, हमारा हाउस लोन की बात करें तो 6.5 था, गवर्नमेंट अच्छा कर रही थी उस समय, मगर अब 9% के आसपास आ चुका है। तो हमारी जो EMI है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, हमारा पॉकेट अलाउ नहीं कर पाता कि हम 2 BHK 3 BHK में जाएं, जैसे मैम ने कहा था अभी। तो ऐसे 2 BHK हम जाते हैं लेना, तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे गवर्नमेंट, इस बार में ध्यान दें थोड़ा सा। पहला तो यही है कि जो ब्याज दरें पिछले अभी 1-2 साल के अंदर जो बढ़ी हैं वो कम हो जानी चाहिए, जिससे कि हमारी जेबों पे कम असर हो उस चीज़ को लेके। इस बार के बजट में मैं कहना चाहूँगा कि जो PM आवास योजना के तहत जो लाभ मिलना था वो बंद कर दिया गया, जो कि अभी देना चाहिए। गवर्नमेंट से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि उसको रियल एस्टेट सेक्टर को भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर आए। जैसे रेरा आया, रेरा आने से भी काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव वे में आई हैं एज ए होम बायर। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीज़ें और अच्छी से ऑर्गेनाइज वे में आए। और जैसे सर ने बोला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना वाला बेनिफिट दोबारा रिकंटिन्यू किया जाए। मेरे पास तो अपना मकान है पर्सनल जो है, बट ये है कि अगर रेंटिंग डिमांड की बात करता हूं तो नोएडा एक्सटेंशन में ऑलरेडी रेंटिंग डिमांड सबसे ज़्यादा हाई है इस समय ग्रेटर नोएडा में, बिकॉज एग्जिस्टिंग बायर्स जितने भी हैं वो दिल्ली से मूव कर रहे हैं। दैन जैसे कि आप देख रहे हो कि इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं नोएडा एक्सटेंशन लोकेशन में। तो अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं। अखिल स्वामी जी, हम बात कर रहे थे महंगाई की, बेरोजगारी पर, उस फ्रंट पर राहत मिले, क्या होना चाहिए कल आने वाले बजट में? देखिए, महंगाई से आदमी को तब तक समस्या नहीं होती है जब तक कि उसकी आमदनी बढ़े, उसको रोजगार मिले। आज जो समस्या है वो ये देखिए, डबल स्थिति खराब है। एक तरफ इन्फ्लेशन ज्यादा है और दूसरी तरफ ग्रोथ कम है। ये पूरे विश्व के साथ है, केवल भारत के साथ नहीं है। और ये स्थिति को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ग्रोथ न हो और इन्फ्लेशन बढ़े, क्योंकि ये माना जाता है कि जब डिमांड ज्यादा होगी तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे सप्लाई साइड की समस्या क्या है कि आपका एक तरफ ग्रोथ नहीं हो रही है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अगर आमदनी बढ़े, अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, अगर आपकी जो नौकरियां हैं उस पर तलवार लटकती है, अगर नौकरियां उपलब्ध नहीं है युवाओं के पास, ऐसी स्थिति में अगर इन्फ्लेशन होता है तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो अगर 10% का इन्फ्लेशन हो और 12% आपका इनकम की इंक्रीमेंट हो तो कोई आपको परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपका 2 साल से स्टैग्नेशन हो गया है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है और वहां पे अगर इन्फ्लेशन 6% का हो तो आपको ज्यादा समस्या होगी। देखिए अखिल स्वामी जी, हमारे कार्यक्रम का जो नाम है वो ये है पब्लिक मांगे मोर। अब वित्त मंत्री के पिटारे से कल क्या मिल पाता है, ये राहत मिलेगी या फिर आफत बढ़ेगी? तो बजट पर आप देखेंगे स्पेशल कवरेज कल लगातार सुबह 7 बजे से भारत 24 पर।